वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जैकोबियन एज को डिस्कस करेंगे, जिसका पीरियड 1603 से लेकर 1625 तक रहा है। That portion of the Renaissance period which fell during the reign of James I is known as Jacobean age। यानी जेम्स फर्स्ट के शासनकाल के दौरान, यानी वो समय था 1603 से लेकर 1625 तक का। रेनेसा का उस पोर्शन जो 1603 से 1625 और जेम्स फर्स्ट का शासनकाल, वो जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। इट इज सो कॉल्ड फ्रॉम द लैटिन फॉर्म ऑफ जेम्स एज जैकोबियन। जेम्स शब्द का अगर हम लैटिन रूप जाने या लैटिन फॉर्म जाने तो उसको जैकोबियन कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जेम्स फर्स्ट का लैटिन जो रूप है वो जैकोबियन, और इसी नाम से इसको जाना भी गया है। अर्ली जैकोबियन लिटरेचर वाज इन रियलिटी अ रिच फ्लोवरिंग ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। जैकोबियन साहित्य का जो प्रारंभिक जो समय था, जो अर्ली टाइम था, वो वास्तव में बहुत ही अच्छा लिटरेचर, एलिजाबेथन लिटरेचर उसमें लिखा गया था। while late Jacobean writing showed the attitudes characteristics of the Carolean age। जबकि बाद वाला जो लिटरेचर, जो जैकोबियन राइटर जो लिखा गया, राइटिंग जो हुई है, उसमें हम ज्यादातर कैरोलियन एज की जो लेखक है उनके जो एटीट्यूड है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उन्हीं को दिखाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैकोबियन एज का जो स्टार्टिंग का जो टाइम था, जो अर्ली टाइम था, वहां पर एलिजाबेथन जो लिटरेचर था वो काफी फ्लरिश्ड हुआ था। बहुत अच्छा लिटरेचर वो लिखा गया, इसलिए उसको रिच रिच फ्लॉवरिंग के रूप में जाना जाता है। जबकि जो बाद का जो टाइम रहा है, उस वक्त लेखकों ने कैरोलियन एज का इम्पैक्ट या उनकी विशेषताएं या उनके जो एक एटीट्यूड था उन लेखकों का, वो चीजें ज्यादा नजर उसमें आई है। लिटरेचर इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वहां पर उन्हें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आई है। ड्यूरिंग जैकोबियन एज द breach between Puritan and Cavalier steadily widened, and there was a widespread growth of realism in art and cynicism in thought। यानी ब्रीच का मतलब होता है एक पुल। ड्यूरिंग जैकोबियन यानी जैकोबियन एज के दौरान प्योरिटन और कैवलियर जो राइटर थे, जो पीरियड था, उनके बीच में जो पुल था, जो संबंध था स्टेटली वाइडन, वो काफी आगे बढ़ा था, काफी विकसित हो गया था, इनके बीच में काफी क्लोज संबंध हुआ। एंड देयर वाज ए वाइड स्प्रेड ग्रोथ ऑफ रियलिज्म इन आर्ट एंड सनीस इन थॉट। और वहां पर कला में वास्तविकता, यथार्थवाद और विचारों में निराशा, वो भी काफी फैल गई थी। यानी कहने का मतलब है दूरी, जो डिस्टेंस थी, यानी प्योरिटन और कैवलियर के बीच में दूरी काफी बढ़ गई थी, और कला के अंदर जो यथार्थवाद था और जो विचारों की जो निराशावाद थी, वो काफी विकसित होने लगी थी। यानी ये बात है लेटर जैकोबियन एज में। द ग्रेटेस्ट पीरियड फॉर द इंग्लिश ड्रामा। अब देखते हैं कि इंग्लिश ड्रामा किस तरीके से फ्लरिश्ड हुआ है यहाँ पर। द जैकोबियन एज इज द ग्रेटेस्ट पीरियड फॉर द इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है जैकोबियन एज। शेक्सपियर wrote his greatest tragedies and his tragic comedies during this period। शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर की जितनी महान ट्रेजेडीज रही हैं और उसकी ट्रेजिक कॉमेडीज रही हैं, इस दौरान ही उसने लिखा है। जॉनसन फ्लरिश्ड प्रोड्यूसिंग क्लासिकल ट्रेजेडीज, रियलिस्टिक कॉमेडीज एंड मस्त। जॉनसन ने भी, कहते हैं जॉनसन को भी एक लाइफ में विस्तार मिला, यानी उसकी राइटिंग को विस्तार मिला। उसने क्लासिकल ट्रेजेडी और रियलिस्टिक कॉमेडी, जो यथार्थवाद जो कॉमेडी थी, जो मस्क थे, उसने भी इसी पीरियड के दौरान लिखे हैं। ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर, वेबस्टर, चैपमैन, मिडिल्टन एंड मैसेंजर बट एट देयर पीक। उस पर जितने भी राइटर्स थे काफी चरम सीमा पर थे, यानी काफी फैशन में थे, लोग काफी इनको पढ़ते थे, काफी पॉपुलर थे। After the death of Shakespeare in 1660, post-Elizabethan playwrights went on writing their plays on Shakespeare's line as though to remind people that Shakespeare was still alive।
यानी शेक्सपियर की मृत्यु के बाद 1616 में, क्योंकि शेक्सपियर की मृत्यु हो गई थी, तो शेक्सपियर की डेथ के बाद जो एलिजाबेथन के जो लेखक थे उन्होंने अपने प्लेस को लिखना जारी रखा, लेकिन किसको आधार मानते हैं? शेक्सपियर की लाइंस को। उन्होंने शेक्सपियर की लाइंस को, शेक्सपियर की राइटिंग्स को अपना आधार माना, उसी आधार पर उन्होंने अपने सारे प्लेस लिखे थे। एज दो टू रिमाइंड, ऐसा लगता था जैसे वो लोगों को रिमाइंड कराना चाहते, याद कराना चाहते कि शेक्सपियर अभी जीवित है। यानी उनकी लेखनियों में शेक्सपियर का जिक्र मिलता था, उसका आधार बनाकर उन्होंने लिखा था। और ये चीज का प्रूफ होता था, इस चीज को रिमाइंड करता था पाठकों को कि शेक्सपियर अभी जीवित है। बट इन कंपैरिजन टू शेक्सपियर्स ड्रामास, द प्लेस ऑफ पोस्ट एलिजाबेथन ड्रामेटी लुक्ड फीबल एंड डल। लेकिन ये बात भी सच है कि उन्होंने शेक्सपियर की लाइंस के ऊपर शेक्सपियर को आधा मान के अपने प्लेस को लिखे, ये दिखाने के लिए शेक्सपियर जीवित है। लेकिन शेक्सपियर की तुलना में उनके जितने भी प्लेस थे, वो वाकई में एलिजाबेथन की जो ड्रामेटिस्ट की जो प्लेस थे, वो वास्तव में फीबल, कमजोर और नीरस नजर आते थे। उसमें कोई भी इंटरेस्ट ऐसा नहीं, क्योंकि शेक्सपियर शेक्सपियर था। उन्होंने कॉपी करने की कोशिश उस वक्त की थी शेक्सपियर को। पोइट्री, अब देखते पोइट्री की फील्ड में क्या हुआ था उस वक्त। इन पोइट्री द एलिजाबेथन इंस्पिरेशन वाज नाउ वेनिंग। एलिजाबेथन की जो प्रेरणा थी, जो लेखकों की जो प्रेरणा थी, वो अब क्या होने, वेनिंग, समाप्त होने लगी थी। एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर वाज गेटिंग एडजस्टेड, और यहाँ तक कि इसका जो विषय वस्तु थी वो भी एडजस्टेड होती, वो भी समाप्त हो रही थी। एंड ए टेंडेंसी टू इमिटेशन वाज सेटिंग इन अमंग द राइजिंग जनरेशन, जो उभरती हुई जो पीढ़ी थी उनके बीच में जो एक नकल करने वाली जो टेंडेंसी थी वो सेट हो रही थी। यानी लोगों ने नकल करना, उसको कि अभी हमने बताया ना कि ड्रामा के अंदर वो लोग क्या कर रहे थे, शेक्सपियर की लाइनों के ऊपर शेक्सपियर को आधार मानते हुए लिख रहे थे, तो उनकी रियलिटी उसमें नहीं आ रही थी, आर्टिफिशियलिटी उसमें क्रिएट होने लगी। तो इस तरीके से उन्होंने जो आगे आने वाली जो पीढ़ी थी उन्होंने नकल करना शुरू कर दिया, तो यही टेंडेंसी बन चुकी थी, ओरिजिनलिटी समाप्त हो चुकी थी। मीनवाइल अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री विद बिगनिंग विद जॉन तो जॉन के साथ एक नई शुरुआत हुई थी। यानी एक जॉर्डन एक ऐसे पोइट थे जो इन्होंने एक नई पोइट्री को जन्म दिया था। हु रोट सॉन्ग, उन्होंने सॉन्ग्स लिखे थे, सोनेट्स लिखे थे, मैरिज पोइम्स लिखी थी, एलिजीज लिखी थी, सैटायर्स लिखे थे, ऑल ऑफ विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय मच यूनियन पोएटिक फीलिंग, harsh meters and those stained and visual images and tons of speeches which are called conceit। देखिए क्या था, जॉन डन जो थे उन्होंने सॉन्ग्स लिखे, गीत लिखे, सोनेट्स लिखे थे, चौदलन की कविता लिखी थी, मैरिज पोइम, कुछ ऐसी पोइम्स लिखी जो मैरिज से रिलेटेड थी, सो गीत भी लिखे, सैटायर, व्यंग, हास्य व्यंग भी लिखे। और ये सभी जो थी इसमें कहीं ना कहीं जेन्युइन पोइटिक भावना इसमें मौजूद थी। हार्श मीटर, उसने सख्त मीटर का इस्तेमाल किया, और दो स्टेन एंड बिम्बिशियल, और कुछ चीजें ऐसी बिम्बिशियल जो हास्यप्रद थी वो इमेजेस का प्रयोग किया, और कुछ उसमें स्पीचेस भी थी जो कन्वर्सेशन टोन के आधार पर थी। तो इस तरीके से वहां पर उन्होंने कंसीट टर्म का इस्तेमाल किया, और शायद इसी वजह से वहां पर कंसीट टर्म हमारे सामने आया। हिज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट, उसका जो ऐतिहासिक जो महत्व था वो इस तथ्य पर निहित है दैट ही लिमिटेड द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, कि उन्होंने उन सब चीजों को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में लिमिट कर दिया। यानी उन्होंने एक मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जो एक ग्रुप था उसकी स्थापना की थी, और उन सब ग्रुप के जितने भी लोग थे वो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए, इन सब थीम्स का ध्यान रखते हुए लिखना शुरू कर दिया था। इसलिए वो लिमिटेड हो गए थे, केवल कुछ ही लोग जो मेटाफिजिकल स्कूल के जो ग्रुप थे, कि जो सदस्य थे, वही लिखा करते थे। The characteristics of the best metaphysical poetry are logical elements in a technique intended to express honestly and unconventionally the poet's sense of the contradictions of life। अगर हम बेस्ट मेटाफिजिकल पोइट की विशेषताओं की बात करें तो वो लॉजिकल एलिमेंट, तार्किक तथ्य होता था, और उसमें एक टेक्निक होती थी, और ये ऐसी टेक्निक थी जो ईमानदारी से और अंतर्निहित जो परंपरागत चीजों को व्यक्त करती थी, और कभी का जो सेंस होता था जिंदगी के विपरीत चीजों की तरफ, उन सबको व्यक्त करनी, यानी जिंदगी के प्रति लोगों का क्या विपरीत सेंस है, कॉन्ट्रडिक्टरी सेंस है, उसको व्यक्त करती थी। और लोग उनकी ईमानदारी को व्यक्त करती थी, और साथ में अनकन्वेंशनल, यानी जो रीति रिवाज को नहीं मानते, जो बिल्कुल नई चीजों की तरफ लेकर के जाते, एक नयापन लेकर के, तो उन चीजों को व्यक्त करने का इरादा होता था मेटाफिजिकल पोइट्री के अंतर्गत। द पोइट्री वॉज इंटेलेक्चुअल, और पोइट्री इंटेलेक्चुअल की बौद्धिक थी, एनालिटिकल, थोड़ा क्रिटिकल
आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक होती थी, साइकोलॉजिकल थी, मनोवैज्ञानिक थी। डिसइल्यूजन यानी मनोवैज्ञानिक से कुछ इल्यूजन उसमें व्यक्त किए जाते अब ढंग था, क्योंकि कुछ चीजें मेटाफिजिकल में, कुछ जो बियॉन्ड द अर्थ भी चीजें उसमें डाली जाती थी। एंड बहुत साहसी थी वो पोइट्री, आल्सो एब्जर्व इन थॉट्स ऑफ दैट। और अक्सर क्या था, इनके विचार जो होते उसमें मृत्यु का जिक्र होता था, फिजिकल लव, शारीरिक लव का जिक्र होता था, एंड रिलीजियस डिवोशन, धार्मिक समर्पण का जिक्र उसमें होता था उनकी पोइट्री में। द डिक्शन ऑफ दिस मेटाफिजिकल पोइट्री वाज सिंपल। अगर देखा जाए तो डिक्शन जो होता है, शब्द जो यूज किया थे बहुत ही साधारण होते थे। एंड कंपेयर विद दैट ऑफ द एलिजाबेथन पोइट, और उनकी तुलना हम एलिजाबेथन के कवियों के साथ कर सकते हैं। शेक्सपियर पब्लिश हिज सॉनेट्स, Drayton his poems and Donny his done his metaphysical work। इस तरीके से शेक्सपियर ने अपनी सोनेट पब्लिश किए थे इसी टाइम पे, डाइटन ने अपनी कविताओं को पब्लिश किया था, और डन ने अपनी मेटाफिजिकल कविताओं को पब्लिश किया था। तो इस तरीके से पोइट्री में ये सब चीजें उनकी डेवलपमेंट हुए थे। अब बात करते हैं प्रोज की हम। इन प्रोज द जैकोबियन एज saw the publication of the King James translation of the Bible, Bacon's major work, Dunn's sermons, Burton's Anatomy of Melancholy, द कैरेक्टर ऐसे, एंड द डेकर्स रियलिस्टिक नॉवेल्स। यानी प्रोज में जैकोबियन एज में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी, जैसे कि किंग जो जेम्स थे उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन का पब्लिकेशन किया था। बेकन्स का, में बेकन्स की बहुत एक अच्छा वाला कार्य है ऐसे इसमें आए थे। डंस सरमस, उसने उपदेश जो सरमस लिखे थे वो पब्लिश हुए थे। बर्टन एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली ये भी पब्लिश हुई थी। कैरेक्टर ऐसे उनके पब्लिश हुए थे, और डेकर्स का रियलिस्टिक नॉवेल्स वो भी इसी टाइम में पब्लिश हुआ था। द डिक्शन वाज सिंपल, डिक्शन साधारण थी, एंड क्लियर और स्पष्ट भी थी, फिट भी थी। ये केवल लोगों को खुश करने के लिए नहीं थी, प्लीज करने के लिए नहीं थी, बट टू इंस्ट्रक्ट, बल्कि लोगों को निर्देश देने के लिए थी। नॉट टू फ्लैटर द इमेजिन, ये कल्पना को की चापलूसी करने के लिए नहीं थी, बट टू सेटिस्फाई द पैशन, जो द रीजन को, हमारे जो तर्क को संतुष्ट कर सके, जो हमारी बौद्धिकता को बढ़ा सके। ये ऐसी प्रोज थी, ऐसे इसमें डिक्शन यूज किया गया था। The Jacobean age saw unrest when the strife and quarrels increased. James first proved to be the wisest fool, whose policies put an end to the balance and peace maintained by Queen Elizabeth। वो कहते हैं कि जैकोबियन एज ने अक्सर उसके ने अनरेस्ट मानी बेचैनी देखी थी। बेचैनी से मतलब लोग रेस्टफुल नहीं थे, शांति नहीं थी। When the strife, वहां संघर्ष एंड झगड़े इंक्रीज्ड इन जेम्स, वो काफी बढ़ गए थे। यानी उस वक्त लड़ाई झगड़े भी काफी बढ़ गए थे, जैकोबियन एज में शांति नहीं थी। किंग जेम्स फर्स्ट, और किंग जेम्स फर्स्ट सबसे बड़े मूर्ख सिद्ध हुए थे इस वक्त। हुज पॉलिसीज को क्यों मूर्ख सिद्ध हुए थे, क्योंकि उनका जो क्वीन एलिजाबेथ ने जो शांति और जो संतुलन जो मेंटेन कर रखा था, उसको उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की थी अपनी पॉलिसीज के। यानी किंग जेम्स फर्स्ट ने अपनी कुछ नीतियां, कुछ राजनीतिक कुछ नीतियों को लागू किया था, और उन नीतियों को लागू करने से क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो विकसित की गई शांति और संतुलन वो समाप्त हो चुका था। इसलिए वहां पर बेचैनी छा चुकी थी, लोग डिससेटिस्फाइड हो चुके थे। ड्राइटन चैपमैन रोट पोइट्री, राइटर और चैपमैन ने पोइट्री लिखी थी, बट सून देयर वाज ए रिएक्शन, लेकिन तुरंत ही उसके बाद कोई एक ऐसा रिएक्शन में प्रतिक्रिया हुई, एंड एज द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस तरीके से उनका जो रिएक्शन ऐसा हुआ कि वो किस में आ गए थे, फिर उन्होंने प्रोज लिखना शुरू कर दिया था। द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री लेड बाय डन, डन के द्वारा मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को चालू किया गया। बोथ ड्रामेटिक एंड नॉन ड्रामेटिक प्रोज वाज रिटन। अब इस तरीके से वहां पे ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक दोनों तरीके की प्रोज वहां लिखी गई। ड्रामेटिक प्रोज वाज रिटन बाय क्रेन, नेसे, डेकर एंड बेन जॉनसन, while non-dramatic by religious enthusiasts Tyler, Ron, and later Milton wrote series kind of prose। यानी वहां पर जब ड्रामेटिक प्रोज जो लिखी थी वो ग्रीन के द्वारा लिखी गई, नेसी के द्वारा लिखी गई, डेकर के द्वारा लिखी, और बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई। जबकि जो नॉन ड्रामेटिक जो प्रोज थी वो धार्मिक रूप से जो उत्साही लोग थे, लेखक थे, उनके द्वारा लिखी गई थी, जैसे टाइलर ब्राउन हो गए, और बाद में मिल्टन ने कुछ सीरियस गंभीर टाइप की प्रोज को लिखा। ऑन वन साइड एक तरफ तो द एज हेड राइटर्स लाइक बेकन, बेकन की तरह कुछ ऐसे लेखक थे, और दूसरी तरफ हमारे पास जॉन टाइप के थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस एज में, जैकोबियन एज में शेक्सपियर रहे, बेकन रहे, यानी हमारे ड्रामा भी लिखे गए कुछ,
जो इमिटेट किए गए, मतलब पोइट्री भी लिखी गई और हमने प्रोज भी लिखी गई, और खास तौर से शेक्सपियर का तो काफी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर रहा है, और जॉन। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया कि जैकोबियन एज है क्या, उसमें कौन कौन सी चीजें लिटरेचर में हुई थी, कौन सी विशेषताएं उसके अंदर आई, तो साहित्य कैसे डेवलप हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।